एज़ यूजुअल अपने पास आज है फिर से CSIR नेट का एक प्रॉब्लम, और ये है दिसंबर 2012 साइकिल का प्रॉब्लम है 3 मार्क्स में, यानी कि ये एक MCQ प्रॉब्लम है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और कोई एक उसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने ऑप्शन डी पहले से क्लिक कर रखा है कि ये करेक्ट ऑप्शन है, बट ये कैसे करेक्ट है वो हम देखेंगे। और हमारा पर्पज़ ये होगा कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीख सकें कि क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, थीम क्या है क्वेश्चन का, और क्या स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते समय वो रिजल्ट्स हमें याद रहें। तो शुरू करते हैं आज की डिटेल्ड एनालिसिस इस प्रॉब्लम की। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए और फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है आज का अपने लिए, लेट एस सच दैट फ्रॉम R3 to R4 एंड T सच दैट फ्रॉम R4 to R3 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी कि आपके पास S और T दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस दिए गए हैं। R3 स्पेस से R4 स्पेस के ऊपर S लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, वहीं पे R4 to R3 आपका T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। सच दैट एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि T कंपोजिशन S, ऐसे लिखते हैं ना आप, कंपोजिशन ऑफ टू मैप्स ऐसे लिखते हैं, T कंपोजिशन S। तो साथ में ये दिया गया आपको कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं S और T, साथ में T कंपोजिशन S जो बनेगा ये आइडेंटिटी मैप आएगा ओवर R3। तो क्वेश्चन देख के ये तो क्लियर हो रहा है ना कि बात थीम क्या होने वाला है क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा कीवर्ड है ये कंपोजिशन मैप, यानी कि आपको दो मैप के कंपोजिशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दो दिए गए हैं T और S अलग अलग स्पेस के ऊपर, और इन चारों स्पेसेज को R3 R4 बेसिकली दो ही स्पेस यूज हुए हैं। इनको आप अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि आपको Rn स्पेस ओवर R इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक जनरल लीनियर स्पेस है Rn ओवर R, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और कंपोजिशन ऑफ मैप्स के बारे में। अगर इन तीनों कीवर्ड्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है तो आप इस क्वेश्चन के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को एटलीस्ट ये समझ सकते हैं ना कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अभी अगर आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, Rn ओवर R स्पेस के बारे में नहीं पता, या कंपोजिशन दो मैप का कैसे डिफाइन होता है उसके बारे में नहीं पता, तो आप इसको डील नहीं कर पाएंगे। मैं इस स्टेज पे थोड़ा सा केवल रिकॉल करूँगा इन वर्ड्स को, और ये एज्यूम करूँगा कि डेप्थ में आपको पता है। फिर भी अगर मेरे रिकॉल करने के बाद भी ऐसा होता है कि आपको कुछ क्लियरेंस नहीं है इनके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करेंगे, या तो मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा कोई लेक्चर या फिर आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा केवल रिकॉल करूँगा इन वर्ड्स को, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में CSIR दे रहा है उसको डिग आउट कर सकें, हम ये पता कर सकें ना कि CSIR क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में केवल इतना सा हम आपको रिकॉल कराएंगे कि T अगर कोई मैप है आपका, मान लीजिए V ओवर F से W ओवर F के ऊपर, और डिफाइन है T V टू W, तो फॉर एवरी एलिमेंट X एंड Y, X और Y कोई भी दो एलिमेंट अगर आप V से लेते हैं और अल्फ़ा कोई स्केलर आप फील्ड से लेते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, T ऑफ अल्फ़ा x प्लस वाई, इसको T कुछ इस तरीके सर्व करे, अल्फ़ा TX प्लस TY, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने डेप्थ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर में इसको पढ़ रखा होगा। साथ ही आपको ये पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया S, ये R3 से R4 है, तो इसका मतलब जो R3 स्पेस है, Rn स्पेस के बारे में आपको बता दें, Rn ओवर R स्पेस जो होता है, R तो आपकी फील्ड हो गई रियल नंबर की, Rn स्पेस का मतलब यह है कि n टपल्स लिए गए हैं रियल, जैसे यहाँ पे R रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर के A1 A2 डॉट 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 n टपल्स लिए गए हैं, और फील्ड ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। तो n की वैल्यू बदल सकती है, आप 3 टपल्स की बात कर रहे हैं, 4 टपल्स की बात कर रहे हैं, तो Rn स्पेस आपका R3 R4 यहाँ पे यूज हुआ है। ऐसे एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो R3 से R4 पे जा रहा है, मतलब डोमेन वाला स्पेस उसके लिए R3 है और को डोमेन स्पेस R4 है। T वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए R4 जो है वो डोमेन स्पेस है और R3 आपका को डोमेन स्पेस है, ठीक है। किसी भी मैप के लिए डोमेन को डोमेन आपको पता होगा।
इस तरीके से दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे दिए गए, साथ में उनका कंपोजिशन भी डिफाइन किया गया है कि टी कंपोजिशन एस, यानी कि टी और एस का कंपोजिशन अगर आप करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैपिंग होगी R3 के ऊपर। ज़रा एक बार हम इन मैप्स को आपको विजुलाइज कराते हैं और फिर दिखाते हैं कि टी ओवर एस क्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका स्पेस है R3, ये आपका R4 स्पेस है, तो एस कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे दिया गया आपको R3 से R4, साथ में R4 से R3 फिर एक, इसको मान लीजिए आप ये फिर से R3 है, तो एस यहाँ तक एस ने क्या किया था, R3 को R4 पे लाया था, अभी R4 से R3 के लिए आपका टी दिया गया है, ये टी हो गया। अभी जब कंपोजिशन डिफाइन करते हैं ना, कंपोजिशन में क्या होता है कि अगर आप देखिए एस और टी दो मैप्स हैं तो आप दो कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हो, एक टी कंपोजिट एस आप डिफाइन कर सकते हो और दूसरा एस कंपोजिट टी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दो कंपोजिशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर टी कंपोजिशन एस की बात करें, टी कंपोजिशन एस की बात करें तो ये डिफाइन कैसे होता है, इसके लिए डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। देखिए जब भी कंपोजिशन आपको दिया हो तो जो वहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट हो, यानी कि टी और एस दो मैप्स का कंपोजिशन दिया गया है तो टी कंपोजिट एस, तो जो अंदर से पहला वाला एलिमेंट हो, यानी कि आपका जो राइट हैंड से पहला एलिमेंट हो एस, यहाँ पे पहला एलिमेंट एस है ना, तो एस का जो डोमेन होता है वही कंपोजिशन मैप का डोमेन बनता है, और जो एक्सटर्नल मैप है जो बाहर से दिख रहा है आपको, उस मैप का कोडोमेन जो होता है वो कंपोजिशन का कोडोमेन होता है। तो अगर TOS की हम बात कर रहे हैं तो TOS में सबसे राइट साइड कौन सा मैप लिखा हुआ है, सबसे राइट साइड इसमें S लिखा हुआ है, तो मतलब S का जो डोमेन है वही T ऑफ S कंपोजिशन का होगा। तो S का डोमेन क्या है भाई, S का डोमेन है आपका R4, S का डोमेन आपका S का डोमेन आपका क्या है, R3 है, R3 से डिफाइन हो रहा है ना S, तो इसका मतलब TOS का जो डोमेन है वो R3 हो जाएगा। और कोडोमेन कैसे डिफाइन करेंगे आप, जो एक्सटर्नल मैप यानी बाहर से जो सबसे पहला मैप है उसका कोडोमेन कंपोजिशन का कोडोमेन होता है। तो T के लिए कोडोमेन कौन बनेगा, वही जो यहाँ पे डिफाइंड है। T के लिए कोडोमेन आपको दिया गया R3, यही वाला मैप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, R3 से R3 जो मैप है वो आपका है टी कंपोजिट एस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंपोजिशन के लिए डोमेन और कोडोमेन कैसे क्लियर करते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप यहाँ पे देखिए तो दिया गया है टी कंपोजिट एस इज द आइडेंटिटी मैप ऑफ R3। ऑफ R3 का यही सेंस है कि ये R3 के ऊपर ही डिफाइंड है, क्योंकि S का डोमेन जो है वो R3 है और T का कोडोमेन जो है वो भी R3 है। तो ओवरऑल R3 के ऊपर ही ये कंपोजिशन मैप डिफाइन किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्स्ट्रा दी गई है कि R3 के ऊपर तो डिफाइंड है ये T ऑफ S। अभी कंपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं। तो ये T ऑफ S जो मैप कंपोजिशन मैप आया ये R3 से R3 पे है। साथ में ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि ये ओवरऑल इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये आइडेंटिटी मैप के तरीके बिहेव कर रहा है। और आइडेंटिटी मैप की डेफिनेशन आपको पता होगी कि कहीं पे भी अगर आइडेंटिटी मैप की बात हो रही है तो ये एक ऐसा स्पेशल मैप होता है जो डोमेन के सारे एलिमेंट को आइडेंटिकली कोडोमेन पे मैप करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आइडेंटिटी मैप की बात की, मान लीजिए आपके पास A यहाँ पे कोई सेट है, B दूसरा सेट है कोडोमेन के लिए। यहाँ पे आइडेंटिटी मैप की अगर बात करें, अगर डोमेन A में आइडेंटिटी मैप हमेशा उसी एक ही सेट पे डिफाइन होगा क्योंकि आइडेंटिकली उसको मैप करना है। तो अगर A में आपके पास मान लीजिए 1 2 और 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ भी कोडोमेन में भी A ही है, यहाँ पे 1 2 3 होंगे। आइडेंटिटी मैप एक ऐसा स्पेशल मैप होता है जो आइडेंटिकली मैप करता है एलिमेंट्स को, यानी कि 1 को 1 पे मैप करेगा, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, 4 को 4 पे। तो इस तरीके का जो पर्टिकुलर मैप है उसको आप आइडेंटिटी मैप के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा पहले से भी। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टी कंपोजिट एस जो आपका ये कंपोजिशन मैप है जो कि R3 से R3 पे है, आपने देखा कि कैसे R3 पे है। तो ये टी कंपोजिट एस जो आपका मैप है ये आइडेंटिटी मैप के तरीके बिहेव कर रहा है, मतलब R3 के सारे एलिमेंट्स को एज इट इज उठा के आइडेंटिकली R3 पे मैप कर रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि देन इसके बाद 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन कहता है कि एस कंपोजिट टी, आपको टी कंपोजिट एस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एस कंपोजिट टी के बारे में आपसे स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एस कंपोजिट टी इज द आइडेंटिटी मैप ऑफ R4। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि एस कंपोजिट टी कहाँ से कहाँ पे जाएगा, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा।
जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहला मैप है कंपोजिशन का, उसका जो कोडोमेन होता है वही यहाँ पे कोडोमेन बनेगा। तो एस का कोडोमेन क्या है, एस के लिए कोडोमेन है R4, तो इसका मतलब ये R4 पे जा रहा है, ये SOT जो है ये R4 पे मैप हो रहा है। लेकिन डोमेन क्या होगा, डोमेन वो होगा जो इंटरनल मैप है। इंटरनल मैप यहाँ पे T है अंदर से पहला, तो T के लिए जो डोमेन है वही इसका डोमेन बनेगा। T के लिए डोमेन R4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप मैप पता कर सकते हैं कि कंपोजिशन के डोमेन कोडोमेन कैसे हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। तो SOT जो है आपका R4 से R4 पे जा रहा है, इसी के बारे में इन शॉर्ट SOT बोल देते हैं। एक्चुअली ये S कंपोजिट T मैप है। तो S कंपोजिट T मैप आपका आइडेंटिटी हो जाएगा R4 के ऊपर। S कंपोजिट T 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया गया है कि S कंपोजिट T ऑन टू होगा लेकिन 1 नहीं होगा। और डी ऑप्शन जो कि करेक्ट दिख रहा है, मैंने क्लिक कर रखा पहले से, कि S कंपोजिट T जो है ये नाइदर 1 और ऑन टू होगा। मतलब ये 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। अभी ये आपका होमवर्क है कि 1 और ऑन टू को आप खुद पता करेंगे, अगर इसके बारे में आपको डेफिनीशन नहीं पता है कि 1 ऑन टू मैप्स क्या होते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है। आपके पास S और T दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस दिए गए हैं, RNN स्पेस के ऊपर डिफाइंड हैं। आपको T कंपोजिट S के बारे में बता दिया गया कि ये आइडेंटिटी मैप के तरीके बिहेव कर रहा है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द S कंपोजिट T, मीन्स S कंपोजिट T के बारे में क्या ट्रू होगा, ये 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 ऑन टू होगा, या आइडेंटिटी होगा, इसके बारे में आपको पता करना है। यहाँ पे अब ज़रूरत पड़ती है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की। जब ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि T कंपोजिट S आपका आइडेंटिटी मैप है R3 के ऊपर, तो जब भी कंपोजिट मैप जो है वो आइडेंटिटी होता है तो ये कुछ इम्प्लाई करता है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस स्टेटमेंट का कुछ इम्प्लीकेशन पार्ट है जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो मैं याद कराता हूँ आपको। एक चीज़ और बता दें कि अपने सेशन में जो स्टार्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, तो फ्यूचर रेफरेंस में भी आपके लिए यूजफुल होते हैं। और अपने इस सेशन का एम ही यही है कि आपको वो रिजल्ट्स याद हों, ठीक है। तो पहला एक चीज़ अभी उसके बाद जो रिजल्ट यहाँ पे यूज होने वाला है वो मैं यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ आपको। अगर F कोई मैप है A to B, जहाँ पे A आपका डोमेन है, B को डोमेन है, G कोई दूसरा मैप है B to C, अगर दो मैप्स हैं तो कंपोजिट मैप्स की अगर बात करें F कंपोजिट G, अगर आपको कहीं पे दिया गया है कि F और G इस तरीके दो मैप हैं और F कंपोजिट G आइडेंटिटी मैप है, अगर आपको कहीं भी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर जगह यूज होगा ये, ठीक है। तो और इसको हम याद इसलिए आपको करा रहे हैं क्योंकि आपको डील करना है इस स्टेटमेंट के साथ, T कंपोजिट S इज द आइडेंटिटी मैप ऑन R3, और इसके बाद कुछ इम्प्लीकेशन होता है वो आपको याद नहीं है। तो उसी स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम आपको याद दिला रहे हैं कि F कंपोजिट G अगर आइडेंटिटी मैप है तो ये इम्प्लाई करता है कि F कंपोजिट G 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर दो मैप्स इस तरीके दिए हैं, उनका कंपोजिट आइडेंटिटी है, तो ये इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लाई करता है अनदर इन्फॉर्मेशन को कि F कंपोजिट G जो है आपका वो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपोजिट मैप के बारे में बता दिया जाए कि ये 1 है या फिर एंड ऑन टू है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है, अभी मैंने ऊपर इतना आराम से आपको समझाया कि कंपोजिट मैप का डोमेन कैसे निकालते हैं और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। देखिए F कंपोजिट G का डोमेन क्या बनेगा, वही डोमेन होगा जो G का डोमेन होगा, ठीक, जो G का डोमेन होगा वही F कंपोजिट G का डोमेन बनेगा। और जब भी 1 की बात की जाए तो आपको हमेशा से फोकस करना है किस पे, हमेशा आपको डोमेन वाले स्पेस पे फोकस करना है। और जब ऑन टू की बात की जाए प्रॉपर्टी में तो आपको हमेशा को डोमेन पे फोकस करना है। अगर 1 ऑन टू की डेफिनेशन आपको पता तो आपको पता होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1 के लिए डोमेन पे फोकस करो और ऑन टू के लिए को डोमेन पे फोकस करो। अगर आपको ये क्लियर नहीं तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी स्टैंडर्ड रिजल्ट की। अगर F कंपोजिट G आइडेंटिटी है तो इसका मतलब F कंपोजिट G 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और अगर कंपोजिट मैप को 1 ऑन टू बोला जा रहा है तो 1 का मतलब ये हुआ कि F कंपोजिट G का जो डोमेन है, जो डोमेन के पे मैप डिफाइन हुआ है वो 1 होगा। F कंपोजिट G में डोमेन आप G से डिफाइन करते हो, यानी कि G आपका 1 होगा। और ऑन टू भी बोला गया है तो F आपको ऑन टू होगा, ठीक है। ये तो अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर कंपोजिट मैप के लिए 1 ऑन टू की बात करी जाती है तो 1 की प्रॉपर्टी होल्ड होगी उस मैप पे जिसका डोमेन इस कंपोजिट मैप के लिए डोमेन के तरीके सर्व कर रहा है। F कंपोजिट G के लिए डोमेन कौन बनता है,
वो जो राइट साइड से पहले आता है। कंपोजिट मैप अगर दिया हुआ है, कंपोजिट मैप अगर दो मैप्स का कंपोजिशन दिया हुआ है, तो जो आपका राइट हैंड साइड से पहला मैप अपीयर होगा उसी का डोमेन इस पूरे कंपोजिशन के लिए डोमेन बनता है। ठीक है, तो अगर 1 1 प्रॉपर्टी, अगर इस कंपोजिशन के पास 1 1 की प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी रीडायरेक्ट होती है इस जी मैप पे, जिसका डोमेन सर्व कर रहा है 1 1 मैप के लिए। ठीक, और अगर इसको इस कंपोजिशन मैप को ऑन टू बोला जाए तो एफ आपका ऑन टू होता है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होती पहले से, तो देखिए ये स्टेटमेंट जैसे ही इसने दिया टी ऑफ एस इज आइडेंटिटी मैप ऑन R3, तो ये इम्प्लाई करता है कि एस इज 1 1 एंड टी इज ऑन टू। यहाँ से ये एक इन्फॉर्मेशन निकली बाहर इस स्टेटमेंट से कि टी ऑफ एस अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब एस 1 1 होगा और टी ऑन टू होगा। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी है साइज को लेके कि अगर कोई मैप 1 1 है ऑन टू है तो डोमेन और कोडोमेन का साइज क्या होना चाहिए, उन दोनों के साइज में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसको लेके एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप पता कर पाएंगे कि टी 1 1 है तो ऑन टू भी हो सकता है कि नहीं, ऑन टू है तो 1 1 भी हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये एक इन्फॉर्मेशन भी याद दिलानी कि अगर एफ़ कोई मैप है ए टू बी, ए आपका डोमेन सेट है, बी को डोमेन सेट है, और अगर आपको ये इम्प्लीकेशन दिया जाए कि एफ़ इज 1 1, अगर एफ़ मैप 1 1 होगा तो ये इस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है कि जो साइज होगा, जो कार्डिनलिटी होगी डोमेन वाले सेट की, वो छोटी होगी या इक्वल होगी कोडोमेन के। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपको शायद पता भी हो पहले से। और अगर ये एफ मैप ऑन टू है तो हमेशा आपका जो डोमेन का साइज होगा, जो डोमेन का साइज होगा वो ज़्यादा होगा या बराबर होगा टू कोडोमेन के साइज के। तो ये दो स्टार्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता होती अगर, तो अभी इसका कोरिलेशन कैसे होगा देखिए, इसका क्या रिलेशन है। इस एक सिंगल स्टेटमेंट ने टी ऑफ एस इज द आइडेंटिटी मैप ऑफ R3, इसने इम्प्लाई किया कि एस इज 1 1 एंड टी इज ऑन टू, टी इज ऑन टू, इससे आपको यह पता चला। अभी टी ऑन टू हो गया, यस 1 1 हो गया, लेकिन हमको SOT के बारे में बात करना है। 1 1 ऑन टू बताना है एस कंपोजिशन टी, और आपको पता है कि कंपोजिशन को अगर 1 1 ऑन टू चेक करना है तो किसके लिए चेक करेंगे, एस कंपोजिशन टी में अगर 1 1 चेक करना है तो किसके लिए चेक करेंगे, टी के लिए चेक करेंगे, क्योंकि टी का जो डोमेन है वही सर्व कर रहा है इसके डोमेन के लिए। तो अगर टी 1 1 हो जाए और एस ऑन टू हो जाए तो हमारा ये SOT जो है एस कंपोजिशन टी, ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली चेक करना है 1 1 इंजेक्टिविटी ऑफ टी एंड सर्जेक्टिविटी, यानी ऑन टू है कि नहीं एस। ठीक है, तो एस को 1 1 और टी को ऑन टू तो हमें इस स्टेटमेंट ने दे दिया, लेकिन हमें इसका अपोजिट चेक करना है, हमें एस को ऑन टू और टी को 1 1 चेक करना है। क्या ऐसा होगा, देखिए हमें चेक करना है SOT एस कंपोजिशन टी, और एस कंपोजिशन टी के 1 1 ऑन टू होने का ये मतलब है कि टी जो है ये 1 1 हो जाए और एस जो है ये ऑन टू हो जाए, ये हमको चेक करना है। ठीक, वी हैव टू चेक दीज टू स्टेटमेंट्स कि टी 1 1 है और एस ऑन टू है कि नहीं। और हमें पता है कि अगर टी 1 1 है तो इसका डोमेन जो होगा उसकी साइज कम होनी चाहिए कोडोमेन से। टी मैप कहाँ है भाई, टी क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, टी यहाँ पे दिया गया है और टी का डोमेन जो है वो R4 स्पेस है, कोडोमेन R3 स्पेस है। हमें पता है कि टी को अगर 1 1 होना है, अगर टी को 1 1 होना है तो डोमेन की साइज को छोटा होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी है। यहाँ पे डोमेन में R4 स्पेस है जिसका डायमेंशन 4 है, R3 स्पेस कोडोमेन में है जिसका डायमेंशन 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, डोमेन की साइज ज़्यादा है, और अगर डोमेन की साइज ज़्यादा है तो वो 1 1 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब टी कांट बी 1 1, टी कभी 1 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि टी के डोमेन की साइज ज़्यादा है जबकि साइज कम होनी चाहिए। ठीक, अब चेक करते हैं कि एस ऑन टू हो सकता है कि नहीं। एस को ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी मैप को ऑन टू होने के लिए डोमेन की साइज को बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि अपना जो एस है, एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके डोमेन की साइज बड़ी है कि नहीं। यहाँ पे डोमेन में R3 है, कोडोमेन में R4 है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि डोमेन की साइज जो है वो छोटी है, बड़ी है ही नहीं। इसका मतलब एस इज नॉट ऑन टू। नॉट क्या, आप ये बोलिए कि एस कभी ऑन टू हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि डोमेन की साइज़ को बड़ा होना था और यहाँ तो उल्टा दिया है। तो इसका ये मतलब निकला यहाँ से, कि टी कभी भी 1 1 नहीं हो सकता
और एस कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर T11 नहीं हो सकता, एस ऑन टू नहीं हो सकता, तो एस कंपोजिट टी कभी भी 11 ऑन टू नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, एस कंपोजिट टी इज नाइदर 11 नॉर ऑन टू, ना तो ये 11 है ना तो ये ऑन टू है। 11 ऑन टू हमने चेक किया साइज से, ठीक है, डोमेन की साइज और कोडोमेन की साइज को देख के हमने पता किया कि एस कंपोजिट टी में T11 है, एस ऑन टू है कि नहीं। और ये आपको याद दिलाना पड़ा कि कंपोजिशन का 11 ऑन टू अगर चेक करना है तो कंपोजिशन का 11 मतलब कि जो राइट साइड से पहला मैप आएगा, जैसे एस कंपोजिट टी के 11 की बात करनी है तो टी के 11 की बात कर लीजिए, और अगर एस कंपोजिट टी के लिए ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिविटी चेक करनी है तो एस के लिए चेक कर लीजिए। तो आई होप आपको अभी ये क्लियर है ऑप्शन डी कैसे सही है। ओवरऑल आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए थी, अगर कंपोजिशन ऑफ मैप्स के बारे में अच्छी नॉलेज होती और 11 ऑन टू का वो रिलेशन आपको पता होता कि साइज डोमेन का कम होना चाहिए 11 के लिए और ऑन टू के लिए ज़्यादा होना चाहिए, तो आप इस प्रॉब्लम को कर सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ और करेंगे उसकी डिटेल एनालिसिस। आज की जो स्टार्ट इन्फॉर्मेशन थी, जो थ्योरम्स हमने यूज किए वो ये थे कि अगर कोई भी मैप ए से बी पे एफ डिफाइन है, जी जो है बी से सी पे डिफाइन है, तो उनके कंपोजिट मैप एफ कंपोजिट जी के आइडेंटिटी होने का ये अर्थ होता है कि एफ कंपोजिट जी 11 भी है और ऑन टू भी है। और अगर एफ कंपोजिट जी 11 ऑन टू है तो हमें पता है किसी भी मैप के कंपोजिशन के लिए अगर 11 की बात करें तो जो राइट हैंड साइड से पहला मैप होता है उसके 11 की बात करनी होती है, और अगर ऑन टू की बात करें तो एफ़ के ऑन टू की बात की जाएगी, ठीक। तो एफ़ कंपोजिट जी के आइडेंटिटी होने का मतलब है कि वो 11 ऑन टू है, और 11 ऑन टू होने का मतलब है कि एफ़ ऑन टू है और जी 11 है। साथ में आपको ये भी रिकॉल कराना था कि अगर कोई भी मैप आपका फंक्शन दिया हुआ है तो उसके 11 होने का मतलब ये होता है कि डोमेन की साइज़ छोटी होगी, और ऑन टू होने का ये मतलब होता है कि डोमेन की साइज़ बड़ी होगी। कुल मिला के इतनी सी बात थी, इतने से थ्योरम्स यूज करने थे। यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख रखा है, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा इस PDF के लिए तो कमेंट करेंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।